हमने स्पेनियल से सिर्फ 25 मिलियन देके जोआन गार्सिया को खरीदा है बार्सिलोना में। लेकिन क्या एक डील अच्छा डील था या फिर हमारे लिए एक गलत डील साबित हुआ? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है ना, तो कल रात जो मैच हमने खेला जोआन गार्सिया के करेंट टीम के साथ, जोआन गार्सिया के प्रीवियस टीम का या फिर फॉर्मर टीम का, वो मैच देख के आपको समझ में आ जाएगा। स्पेनियल के साथ बार्सा का जब मैच होता है तब कुछ ना कुछ हंगामा ऑब्वियसली होगा, बिकॉज स्पेनियल एंड बार्सा एक ऐसा डर्बी है जो डर्बी लास्ट 10 साल में बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। इवेंचुअली डर्बी में बतल फेंकना ये वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। एंड इसी डर्बी में लास्ट ईयर हमने टाइटल सेलिब्रेट किया था। अब सोचो, मतलब इस टीम के होम पे आके हमने इस टीम को हराया था एंड हमने ला लीगा का टाइटल सिक्योर किया था लास्ट सीजन। एंड ऐसा से पहली बार नहीं हुआ, 2019 में भी ये सब चीज़ एक बार हुआ था। सो कहीं ना कहीं स्पेनियल के जो स्टेडियम है वो बार्सिलोना फैंस के पर्सपेक्टिव से सबसे गंदा एक आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ है मैच देखने का। मतलब आप कहीं पे भी जाके मैच देख सकते हो, लेकिन स्पेनियल के स्टेडियम में कोई भी बार्सा फैन जाके मैच देखना नहीं चाहेगा अगर वो इसके पहले एक बार जा चुका है वहाँ पे, बिकॉज बहुत ही गंदा फील रहेगा वहाँ पे जाके आप। एंड कल रात जोआन गार्सिया जिसको हमने स्पेनियल से ख़रीदा था, एंड खरीदने के टाइम तो बहुत हंगामा हुआ था, ऑब्वियस सी बात है। एंड कल भी स्पेनियल के फैंस अगर कुछ उल्टा सीधा थ्रो ना कर पाए जोआन गार्सिया के ऊपर, जिसके चलते दोनों जो गोल पोस्ट थे उसके चारों साइड पे लंबा लंबा नेट दिया गया था, जिसके चलते जो फैंस लोग हैं उसके और जोआन गार्सिया के बीच में एक नेट का स्तर रहेगा एंड जोआन गार्सिया के ऊपर कुछ फेंक नहीं पाएंगे। एंड जोआन गार्सिया ने कल क्या बताया, सिंगल हैंडेडली हम लोगों को ये मैच जिताया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई बार्सिलोना का गेम अच्छा नहीं जा रहा था कल स्पेनियल बार्सा से 10 गुना ज़्यादा अच्छा था। फास्ट हाफ की अगर बात करें खास करके, तो फास्ट हाफ में हमारे टाचेस इतने गंदे थे हमारे प्लेयर्स के, खास करके फेरान टोरेस के टाचेस इतना गंदा था भाई क्या बताऊँ मैं। लमीन यमाल के अलावा कल के पूरे 90 मिनट के मैच में कोई ऐसा बंदा नहीं निकला जो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। एंड येस ऑब्वियसली दैट्स ऑब्वियस बिकॉज हमारे पास कोई क्रिएटर नहीं था, पेद्री नहीं था फास्ट हाफ में हमारे पास आप टप था रफीना, रैशफोर्ड, लमीन यमाल एंड फेरान टोरेस। यस, फेरान टोरेस ने इतना गंदा मिस किया ना कल, 2 मिनट में बंदे को अच्छा चांस मिला था गोल करने का, बंदे रेडी नहीं था बॉल को पकड़ने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे मिनट बढ़ता गया फेरान टोरेस रन मारता गया, लेकिन फेरान टोरेस को रन मारने की ज़रूरत ही नहीं थी उस टाइम पे। फेरान टोरेस ऐसे ऐसे जगह पे रन मार रहा है जहाँ पे उसको ऑन टू पासेस खेलना चाहिए, एंड जहाँ पे उसको रन मारना चाहिए वहाँ पे वो रन नहीं मार रहा। उल्टा भाई रफीना नंबर 10 पोजीशन से रन मार दे रहा है, वो स्ट्राइकर पोजीशन से रन नहीं मार पा रहा। मतलब बहुत सारे चीज़ जो है लैक कर रहा है स्ट्राइकर का, वो फेरान टोरेस में है। मतलब कोई भी स्ट्राइकर क्वालिटी कल मैंने फेरान टोरेस में नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग। गोल स्कोरिंग नहीं है, ना अच्छा टाइमिंग वाले रन है, ना ऑन टू पास वाले गेम है उसके। एंड जितने बार भी उसको ऑन टू पास दिया गया हर बार उससे बॉल मतलब दूर ही भागता जा रहा है। मतलब बॉल खुद कह रहा है कि भाई मैं अपना इंसल्ट नहीं करने वाला हूँ, फुटबॉल का इंसल्ट मैं नहीं होने देने वाला हूँ, भाई तेरे पास बॉल पहुँचेगा ही नहीं। उसके पैर में बॉल रख रहा है भाई, 100 फीट 10 फीट दूर जाके बॉल गिर रहा है, ऐसे कैसे होगा ना। आप एक स्ट्राइकर होने वाले हो, आप बार्सा के नेक्स्ट सीजन में आप बार्सा के फ्यूचर स्ट्राइकर होने वाले हो डेको के हिसाब से। हम कोई साइनिंग तो नहीं कर रहे हैं ना बाबा ना, लेवेंडोव्स्की का रिप्लेसमेंट नहीं ला रहे हम, लेवेंडोव्स्की को भी रिन्यू नहीं कर रहे हम। लेवेंडोव्स्की चला गया जाएगा, जाने दो ना, ऐसा कहा जा रहा है डेको के द्वारा ना। हम फेरान टोरेस है हमारे पास, उसने कहा कि पीएचजी को देखो बिना स्ट्राइकर कितना अच्छा खेल रहे हैं भाई, है ना। लेकिन वो पीएचजी का गेम स्टाइल हमारा गेम स्टाइल सेम नहीं है, ये चीज़ देखो को समझना पड़ेगा। हमारे गेम स्टाइल में एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए जो टारगेट मैन बन के खेले, जो लेवेंडोव्स्की है, ऑन टू पाचेस खेले। लेवेंडोव्स्की ऐसा कर रहा था कल, लेवेंडोव्स्की सेकेंड हाफ में आता है एंड भाई अच्छा परफॉर्म किया लेवेंडोव्स्की ने, एक गोल भी मारा, हालांकि गोल में उससे ज़्यादा क्रेडिट फेर्मिन लोपेज का है। एंड जोआन गार्सिया ने कल 4-5 सेव किए, ऐसे सेव किए 4-5 जो अनबिलीवेबल, कोई और गोलकीपर शायद कर ही नहीं पाता। मतलब ऐसे सेव्स किए ना जो रियल मैड्रिड फैंस अब तक प्रेज करते आए हुए। कोर्तुआ को देख के, कोर्तुआ जैसे सिंगल हैंडेडली मैच जीता है ना, सेम कल ऐसा फील हम लोगों को हुआ कि नहीं अब एक ऐसा गोलकीपर आ चुका है जो हम लोगों को सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है। एंड कल जोआन गार्सिया ने वो चीज़ करके दिखाया। टोटल उसने 7 या 8 शायद सेव किया था, उनमें से 4-5 सेव तो ऐसे थे भाई मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक जो ऐसे करके भाई बॉल को एकदम मतलब क्लोज से हवा के ऊपर से कर दिया भाई, उस मतलब उस सेव का तो हवा ही नहीं लगा था मेरे को, पता है। एंड मेरे को क्या, आप फैंस को भी हवा नहीं लगेगा।
वो आपको लगा कि शायद जो स्पिनर का बंदा है उसने हाफ पे शॉट मारा, लेकिन नहीं, वो बॉल ऑन टारगेट था। जोन गर्सिया का सेव था लास्ट मिनट पे, और भी कपल ऑफ सेव्स किए बहुत बेहतरीन बेहतरीन। एंड बीच में तो एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे उसने जेरार्ड मार्टिन को धक्का मार दिया। अब वहाँ पे कुछ जेरार्ड मार्टिन के साथ कम्युनिकेशन एरर्स हुआ था जिसके चलते ये दिखाई दिया, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वो जॉन गर्सिया का ज़्यादा हक था उस बॉल पे जाने का। जॉन गर्सिया पहले से कॉल कर देते जेरार्ड मार्टिन को भाई मत जा, लेकिन जेरार्ड मार्टिन चला गया। अब वहाँ पे मैं तो भाई जेरार्ड मार्टिन का ही गलती देखूंगा, बेसी बात है, क्योंकि अगर आपका गोलकीपर बोल रहा है छोड़ने को तो आप छोड़ दो भाई। डज नॉट मैटर आप कितने क्लोज हो बॉल के, बिकॉज गोलकीपर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके पास हाथ है, वो हाथ से पकड़ पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, वो आपको पैर लगाना पड़ेगा। जिसके चलते जेरार्ड मार्टिन को थोड़ा शोल्डर पे चार्ज हुआ था ओपोनेंट के द्वारा, लेकिन खैर चलो वो कंटिन्यू कर पाए। एरिक गार्सिया एंड एक स्पेनल के सेंटर बैक के अगेंस्ट भाई हेड कोलास हुआ, जिसके चलते भाई दोनों के ब्लड निकल रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली एरिक गार्सिया एंड वो जो स्पेनल का डिफेंडर है दोनों कंटिन्यू कर पाए। अच्छा लगा देखने में। लेकिन फेर्मिन लोपेज जब मैच पे आता है सेकेंड हाफ में, तब मैच पूरा चेंज हो जाता है। फेर्मिन लोपेज मैच पे आने के बाद मैच का डायनामिक्स ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद ओल्मो भी आता है थोड़ी देर बाद, एंड अगेन ओल्मो जब भी आता है तब हमें ऐसा लगता है कि भाई नहीं यार इसे मत बुलाओ, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा ही हुआ हमारे लिए। बाद में पेद्री भी आता है, एंड राफिना चला जाता है, रैशफोर्ड चला जाता है, फेरन टोरेस चला जाता है। एंड इन तीनों जो बंदे आते हैं नए नए, इन तीनों के आने के बाद भाई बेहतरीन गोल देखने को मिला। फेर्मिन लोपेज ने एक बेहतरीन रन मारा, वहाँ से उसने बॉल दिया ओल्मो को, एंड ओल्मो का जो प्यारा शॉट था भाई, गोलकीपर को हवा तक नहीं लगा कि हाँ भाई बॉल जा रहा है इधर से ऐसा सीन था, तो अच्छा ही हुआ। दूसरी तरफ आप बात करें फेर्मिन लोपेज का, तो भाई उसने और एक असिस्ट थे जो कि लेवेंडोस्की का गोल था अल्टीमेटली। लेवेंडोस्की के गोल का जितना क्रेडिट ना दोगे आप, उससे कई गुण ज़्यादा क्रेडिट आप फेर्मिन लोपेज को दोगे उस असिस्ट के लिए। मतलब उसने एकदम थाला में परस दिया सब कुछ लेवेंडोस्की के लिए, एंड लेवेंडोस्की कर मिस भी कर देता, उसके पीछे ओल्मो भी आ रहा था, तो ओल्मो भी उसको पास भी मौका था, ओल्मो के पास भी कि बॉल को अंदर कर दे, ऐसा सिचुएशन पर आ दिया था। तो अच्छा ही हुआ कल। एंड फ्रेंकी डियोंग का गेम अगेन अच्छा गेम था। फर्स्ट हाफ में भाई उतना अच्छा नहीं देखा फ्रेंकी डियोंग को, लेकिन सेकंड हाफ पे पेद्री आने के बाद खास करके फ्रेंकी डियोंग का गेम बहुत अच्छा देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि फ्रेंकी डियोंग अकेला उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा, लेकिन जब भी पेद्री रहता है ना पिच पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है फ्रेंकी डियोंग, बिकॉज और खुल के खेलता है। एरिक गार्सिया के साथ ऐसा नहीं कर पाता है। दूसरे अगर बात करें भाई हमारे डिफेंडर्स की, तो भाई अच्छा परफॉर्मेंस डिफेंस के द्वारा भी दिखाई दिया। लेकिन एक चीज़ है भाई, कलेक्टिवली हम डिफेंसिवली अभी भी बहुत ज़्यादा ओपन है। मतलब स्पेनल हमारे अगेंस्ट ऐसा खेल रहा था जैसे कि भाई हम किसी थर्ड डिवीजन वाले टीम है। आप सोचो स्पेनल एक लोअर डिवीजन की टीम है, वो रिलीगेशन फाइट करता है हर वक्त। मतलब किसी भी सीज़न के टाइम पे आप देखोगे कि वो सेकेंड डिवीजन में जाने वाला है ऑलमोस्ट, एंड सेकेंड डिवीजन चले भी जाएंगे शायद से नेक्स्ट सीज़न वो। लेकिन बार्सिलोना जिस तरह से कुटाई करके गए ना भाई, टेंशन होता है। मतलब स्पेनल के अगेंस्ट अगर बार्सिलोना की ऐसा हालात है तो फिर बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट क्या हालात होगा इस टीम का पता नहीं भाई। एंड स्ट्राइकर तो भाई एक अर्जेंटली हमें चाहिए, एंड डिफेंडर्स पे हमारे पास नहीं है, पता है हमारे पास डिफेंस में इतना ऑप्शंस कम है। अभी क्रिश्चियनसन इंजर्ड है, रोनाल्ड आ रहा हो भाई, मतलब उसका तो अलग ही नशा चलता है, उसको मत ही खिलाओ भाई। उससे अच्छा भाई फ्रेंकी डियोंग को ही सेंटर बैक खिला दो, है ना। हमारे पास एक बात देखा हमने कि जेरार्ड मार्टिन का इंजरी हुआ, जो कोलैप्स हुआ था जॉन गार्सिया के साथ, उसके चलते। अब जेरार्ड मार्टिन का जब इंजरी हुआ तब हमारे पास जो बेंच में कौन था पता है सब्स्टिट्यूट के लिए, पेद्री था। पेद्री आएगा डिफेंसिव मिडफील्ड में, एंड एरिक गार्सिया आ जाएगा सेंटर बैक पोजीशन में। सेकेंड बार हमने देखा कि एरिक गार्सिया का जब हेड कोलैप्स हुआ तब भी पेद्री बेंच से आ रहा है, बिकॉज हमारे पास कोई डिफेंडर है ही नहीं। अगर अभी इसी टाइम पे दो डिफेंडर का इंजरी हो जाता है तो भाई मैच खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब अब सोचो एक सेंटर बैक को हम राइट बैक कह रहे हैं कुंदे को, अब अगर हमारे पास एक सेंटर बैक कम हो जाता है तो फिर उसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो ऐसा वैसा सिचुएशन है हमारे, समझ रहे हो आप। राइट बैक लेफ्ट बैक ये सब करके हम लोग मतलब सेंटर बैक बना के खेल रहे हैं। जेरार्ड मार्टिन तो लेफ्ट बैक है ना। तो सेंटर बैक की एक साइनिंग बहुत जल्दी हम लोगों को चाहिए तो हम लोगों को सेंटर बैक एक साइनिंग बहुत जल्दी चाहिए भाई। एंड साथ ही साथ एक स्ट्राइकर तो चाहिए भाई नेक्स्ट सीजन के लिए, मैं कह रहा हूँ। एंड रैशफोर्ड का डील के बारे में जो बातचीत ऐसा चल रहा है, लापोर्टा का जो सीन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रैशफोर्ड साइन नहीं किया जाएगा, ठीक है, रैशफोर्ड साइन नहीं किया जाएगा। एंड अल्टीमेटली लास्ट में जाके मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि रैशफोर्ड को सेल करने के लिए तड़पाएगी, वो जो 35 मिलियन में हमें सेल करने वाला है ना, उससे बहुत कम प्राइस में हमें सेल कर देगा। तो ऐसा ही कहीं ना कि टोप जो फैलने वाला है लापोर्टा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज नेक्स्ट साल इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन में कुछ बड़ा साइनिंग दो उसको दिखाना पड़ेगा, तो रैशफोर्ड के साइनिंग को ही बड़ा चढ़ा के एकदम दिखाएगा, ठीक है, कि भाई देखो हमने 40 मिलियन का प्लेयर्स को भाई ऐसे 10 मिलियन 15 मिलियन में लेके आ गए, ठीक है, हमने वर्ल्ड क्लास एक बॉलर को लेके आ गए,
तो ऐसा ऐसा कुछ दिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड सेंटर बैक जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, जो फाइनेंशियल प्लेयर रूल्स वगैरह चलते हैं उसके चलते सेंटर बैक हम लोग साइन नहीं करेंगे। खास करके अगर क्रिस्टनसन चले जाए तो शायद से हम साइन कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज सैलरी कैप तो खाली हो रहा है। एंड टेर स्टेगन भी ऐसा सुना जा रहा है कि जिरोना में लोन में जाएगा, तो मुझे नहीं पता कितने दिन के लिए लोन में जाएगा, बट मैं तो चाहता हूँ कि भाई परमानेंट ट्रांसफ़र कर दो उसको, बिकॉज एक स्पेस फिर खाली हो जाएगा ना। बिकॉज टेर स्टेगन बहुत ज़्यादा सैलरी कैप लेके बैठा है हमारे में, आई थिंक 15-16 मिलियन के आसपास। टेर स्टेगन चला जाएगा तो भाई हम उस जगह पे 2 प्लेयर साइनिंग कर पाएंगे। आप समझ रहे हो मतलब कितना ईजी है फिर टेर स्टेगन अगर चला जाएगा तो डेट सेट गाइस, कल के मैच में पॉजिटिव तो बस एक ही लगा भाई, जॉन गिरसे एंड फिरमिन लोपेज। बाकी भाई अब डिफेंसली हम लोग और सॉलिड होना पड़ेगा भाई, बहुत ओपन थे हम, मतलब जॉन गिरसे नहीं रहता तो भाई 4-5 को लीजी खा जाते हम। एंड कल का मैच जीतना तो भाई बहुत दूर की बात है। एंड यस, स्पेरल के अगेंस्ट वापसी किया, मतलब अपने फॉर्मेट टीम के अगेंस्ट जॉन गिरसे, एंड मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देता है, मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी लेके जाता है। वो अलग बात है, जब भी जॉन गिरसे के पास बॉल जा रहा था स्पेरल के प्लेयर्स बू कर रहे थे, हुइसल कर रहे थे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी इतना कमली अपने आप को प्रेजेंट किया, जिससे पता चलता है कि भाई बड़े मैच के लिए रेडी है जॉन गर्सी ऑलरेडी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि हमारे डिफेंस रेडी है क्या बड़े मैच के अगेंस्ट।